So hello everyone, this is Bharat Prep and today we are discussing one more important chapter that is called photochemistry. So ये सेक्शन हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और फोटोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक है जो जेके पीएससी के 10+2 लेक्चर में पूछी गई। इसको मैं वन शॉट में कर रहे हैं यहाँ पे। और बेटा जहाँ तक बात है इसके टॉपिक से, सारे टॉपिक जो हैं वो वन बाय वन यहाँ पे टेक हमने किए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फोटोकेमिस्ट्री की। फोटोकेमिस्ट्री है क्या? देखो, फोटोकेमिस्ट्री बेसिकली एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट से, जिसमें लाइट का एक सोर्स आता है। सबसे पहले यूवी आता है, यूवी की एब्जॉर्प्शन करती है, या फिर एब्जॉर्प्शन करती है हमारे पास विजिबल रेंज की, या फिर करती है एब्जॉर्प्शन किसकी, हमारे पास इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। और जहाँ तक इन की बात करें तो इनका वेवलेंथ रीजन क्या रहता है? जो हमारे पास यूवी है वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली जो इसका मेजरेबल पार्ट है 200 नैनोमीटर से ये प्रोसीड करता है। कहाँ तक? हमारे पास 400 नैनोमीटर तक प्रोसीड करता है। इसके नीचे भी आता है बट उसको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। फिर विजिबल में जो वेवलेंथ हमारे पास है वो है हमारे पास 400 से नैनोमीटर से ये प्रोसीड करता है हमारे पास 700 नैनोमीटर तक, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आईआर है जो प्रोसीड करता है 700 नैनोमीटर से, रेंज ऊपर नीचे थोड़ी हो सकती है, वो हमारे पास करता प्रोसीड आपका 1 मिलीमीटर तक। ये रेंज हमारे पास है। इस रेंज में अगर कोई भी रेडिएशंस अगर फॉल करती हैं तो रिजल्ट करती हैं या तो फिजिकल रिएक्शंस या तो करती हैं रिजल्ट फोटोकेमिकल रिएक्शन प्रोसीड करती हैं। तो मतलब सिंपल सी बात है, किस तरह से लाइट रिएक्ट कर रही है एक केमिकल सब्सटेंस से, या फिर वहाँ पे इनिशिएट कर रहा है वो क्या, केमिकल रिएक्शन या फिर फिजिकल रिएक्शन, उसी को बोलते हैं हमारे पास क्या, वी कैन से दैट इज कॉल्ड फोटोकेमिस्ट्री। तो फोटोकेमिस्ट्री इज नथिंग बट इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद द मैटर एंड दैट रिजल्ट इन आइदर केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन। अब इसके हमें दो एस्पेक्ट पढ़ने हैं भाई। अगर हमारे पास एक फिजिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, एक हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रही है हमारे पास, तो फिजिकल रिएक्शन में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा भाई। दूसरी बात, यहाँ पे सिर्फ फिजिकल चेंजेस होंगी। इसमें कितने एस्पेक्ट आते हैं? 3 आते हैं। इसमें नंबर 1 एस्पेक्ट आता है फ्लोरिसेंस होता है, नंबर 2 एस्पेक्ट आता है फॉस्फोरेसेंस आता है, उसके बाद आता है थर्ड एस्पेक्ट आता है हमारे पास कौन सा, कभी कभी एब्जॉर्प्शन इतनी हो जाती है कि हमारे पास वहाँ से मेटल की सरफेस पे जिसकी सब्सटेंस उसकी सरफेस से हमारे पास इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये हमारे पास क्या आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमारे पास 3 एस्पेक्ट आते हैं फिजिकल में। इस केस में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। अब आता है फोटोकेमिकल रिएक्शन, जिनको हम फोटोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। अब यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब हुई और केमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन हमारे पास क्या हुआ, इनिशिएट हुआ, ठीक है। अब इसमें अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें, जैसे हमारे पास एग्जांपल है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो बेसिक एग्जांपल इज दैट योर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, ये दोनों एयर से आए और एक्टिवेट हो गए किससे, हमारे पास यहाँ पे क्लोरोफिल से, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट पहले ट्रैप करेगा क्लोरोफिल, उसके बाद यहाँ पे पास ऑन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को, और ये बनाएगा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस हमारे पास बनाएगा 6 टाइम ऑक्सीजन। बैलेंस कर देता हूँ मैं पीछे से भी, हमारे पास यहाँ पे 6 और 6 भाई ये बना। अब इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो कहाँ से आए? एयर से आए हैं। और जो लाइट टैपिंग सब्सटेंस है वहाँ पे क्लोरोफिल है, ग्रीन प्लांट में पिगमेंट होता है, ये हो गया फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब ये फोटोसिंथेसिस किसकी है? ये फोटोसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट की। इसी तरह से बताता हूँ फोटोसिंथेसिस बताता हूँ मैं किसकी, हमारे पास नेक्स्ट बताते हैं हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ हमारे पास HCl। तो जब H2 गैस कंबाइन करती है Cl2 गैस के साथ, Cl2 गैस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यहाँ पे भी एपरेट कर रहे हैं, तो हमारे पास बनता है ट्वाइस ऑफ HCl बनता है, ट्वाइस ऑफ HCl बनता है। तो ये भी हमारे पास फोटोसिंथेसिस है किसकी, HCl की। अब फोटोलिटिक रिएक्शन में क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे हमारे पास है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, इसको मैंने ब्रेक किया, फोटोलिटिकल डिकम्पोज किया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसने दिया भाई यहाँ पे ट्वाइस ऑफ Ag प्लस दिया यहाँ पे क्या भाई, ब्रोमीन Br2। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे है भाई ट्वाइस ऑफ AgCl, सिल्वर क्लोराइड, ये भी ब्रेक करता है हमारे पास और सनलाइट में ब्रेक करता है, क्या देता है, ट्वाइस ऑफ Ag प्लस हमारे पास Cl2। ये रिएक्शन हमारे पास डील करती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी से, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी से। तो ये भी याद रखना यहाँ पे एक छोटा सा एस्पेक्ट है NCERT का, ये भी आपको याद रखना है। तो दीज आर कॉल्ड फोटोलिटिकल रिएक्शन।
तो यहाँ पे लाइट की एब्जॉर्प्शन से केमिकल रिएक्शन रिजल्ट हो रहे हैं, या तो सिंथेसिस हो रही है या तो हमारे पास लिटिक डिवीजन हो रही है, मतलब हमारे पास डिसोसिएशन हो रही है। अब बात करते हैं इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद द मैटर। ओके, सो अगर मैं इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद द मैटर की बात करूं तो भाई लाइट का इंटरेक्ट करना मतलब लाइट या तो एब्जॉर्ब होगी या तो एब्जॉर्ब होगी। अगर लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, पहला केस, अगर लाइट एब्जॉर्ब हो रही है उस स्टेट में क्या होगा, उस स्टेट में जो हमारे पास आपका ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट से हमारे पास मोमेंट होगी, शिफ्ट होगी कहाँ की तरफ, एक्साइटर स्टेट की तरफ। और इस केस में हमारे पास एनर्जी जो है ग्राउंड स्टेट पे फॉल करेगी और हमारे पास आपका एक्साइटर स्टेट की तरफ शिफ्ट होगी हमारे पास, ठीक है। ये आपको याद रखना भी यहाँ पे। अगर एमिशन हो रही है, नंबर 2 केस, अगर एमिशन हो रही है इस स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट से हम जाएंगे कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट पे जाएंगे। और इस केस में ये प्रोसेस हमारे पास होगा आपका एक्सोटाइप, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। ऊपर वाला प्रोसेस हमारे पास क्या, एंडोटाइप, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है हमारे पास, ठीक है। स्कैटरिंग का केस भी हमारे पास है, स्कैटरिंग के केस में भी हमारे पास पॉसिबल है। स्कैटरिंग में क्या होता है हमारे पास, देयर इज अ वन स्कैटरिंग कॉल्ड रैली स्कैटरिंग, जिससे हमारे पास काज होता है ब्लू कलर ऑफ स्काई, स्कैटरिंग भी पॉसिबल है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारे पास पॉसिबल हो सकता है, हमारे पास रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट बाउंस होती है, जैसे मान लो अगर ये सरफेस हमारे पास है, लाइट ने यहाँ पे इंसिडेंट किया, यहाँ से हमारे पास क्योंकि बाउंस होगी, इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्शन। और अगर मान लो अगर ये मीडिया है और यहाँ से लाइट हमारे पास इस पर फॉल हो रही है, यहाँ से बेंड कर रही है, बेंड करे या तो बेंड कर रही है हमारे पास, यहाँ पे देखिएगा कहाँ से करी, या तो हमारे पास बेंड करी टुवर्ड्स नॉर्मल, और ये पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है ये बेंड कर रही है हमारे पास कहाँ पे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमारे पास लेट से नॉर्मल है, इससे अवे कर रही है, ये बेंड कर रही है। ये हमारे पास आपकी क्या है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में बेंडिंग ऑफ लाइट होती है और रिफ्लेक्शन में हमारे पास होती है बाउंसिंग ऑफ लाइट। बात करते हैं हमारे पास फिफ्थ पॉइंट की, दैट इज आयोनाइजेशन। तो क्या होता है जब हमारे पास आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ हाई रेंज आती हैं, जैसे हमारे पास मान लो एक्सरे आती है, गामा रेज आती हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करती हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया इन्होंने तो पीछे क्या बनेगा हमारे पास, बनेंगे कैटाइंस। तो कैटाइन फॉर्मेशन की बात करती हैं यहाँ पे, जो आइंस बनेंगे तो विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दे आर बेसिकली कॉल्ड कैटाइंस बनेंगे। तो ये भी हो सकता है, आयोनाइज कर रहे हैं हमारे पास पार्ट यहाँ पे, ये भी पॉसिबल है। बट कब होगा, जब हमारे पास हाइयर ऑर्डर की फ्रिक्वेंसी की क्या है हमारे पास आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आए। और लास्ट में हमारे पास ये प्रोसीड करता है फोटोकेमिकल रिएक्शन, जिनकी हमने बात की भाई यहाँ पे। तो एक बात की हमने फोटोसिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दूसरी बात की हमने फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl, तीसरी बात हमने की भी डिकम्पोजिशन फोटोलिटिगेशन ऑफ द सिल्वर क्लोराइड दैट रिजल्ट इन फॉर्मेशन सिल्वर प्लस क्लोरीन। सो ऑल दीज ऑल अबाउट फोटो रिएक्शन। और यहाँ पे देखो अभी जहाँ पे रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आपका क्लोरोफिल यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब करा पहले रिएक्शन में, और दूसरी में भी यहाँ पे जैसे AgCl टूट रहा है या फिर आपका HCl टूट रहा है, वहाँ पे भी कोई ना कोई फोटोसेंसिटाइजर होगा जो इसको लाइट को ट्रैप करेगा। वो उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, तो अभी इतना सा क्लियर है यहाँ पे। तो ये आपको याद रखना यहाँ पे जो पॉइंट बताएं। अब बेटा थर्ड पॉइंट हमारे पास है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन फोटो एंड थर्मल रिएक्शन। देखो भी, अब यहाँ पे हमारे पास हम प्रोसीड कर रहे हैं फोटो रिएक्शन और यहाँ पे हम प्रोसीड कर रहे हैं थर्मल रिएक्शन। अंडरस्टैंड? फोटो रिएक्शन कहाँ होती है भाई, किस प्रेजेंस में होती है, इट टेक्स प्रेजेंस ऑफ लाइट में। तो पहली बात भी ये लाइट में हो रही है हमारे पास, इनको लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं हमारे पास। लाइट की एब्जॉर्प्शन से हो रही है हमारे पास, और ये डार्क में हो रही है। अब ये डार्क में हो रही है मतलब लाइट के एब्सेंस में हो रही है, पहले ये रखो आप याद। दूसरा ये किस में क्या हो रहा है भाई, एब्जॉर्ब, इसमें एब्जॉर्ब हो रही है लाइट, सो देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। और यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, तो यहाँ पे हीट आ रहा है, यहाँ पे हीट आ रहा है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है, ये किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ दी लाइट पे, मतलब कितनी ब्राइटनेस है लाइट की, उस पर डिपेंड करती है कौन सी भाई हमारे पास फोटो आपकी केमिकल रिएक्शन। और यहाँ पे डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे, टेम्परेचर हाई या लो उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। कौन करती है हमारे पास, थर्मल रिएक्शन प्रोसीड करती है। डेल्टा जी क्या होगा, गिब्स एनर्जी चेंज होगा। यहाँ पे हो सकता है फोटोकेमिकल में पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, देखो दोनों एस्पेक्ट हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो फिर भी क्या है, स्पॉन्टेनियस है भैया, यहाँ पे याद रखना दोनों केस में स्पॉन्टेनियस। इस केस में डेल्टा जी गिब्स एनर्जी क्या होगा हमेशा हमारे पास आपका नेगेटिव होगा, यहाँ पे भी ये नेगेटिव लिख देना, यहाँ पे नेगेटिव होगा।
तो दिस विल ऑलवेज बी नेगेटिव। नेगेटिव जब होगा तो हमारे पास तब होगी स्पॉन्टेनियस होगी हमारे पास, यहाँ पे नेगेटिव होती है भी किसमें, आपकी फोटो आपकी थर्मल में, ठीक है। उसके बाद अगर स्पेसिफिक की बात करें तो भाई फोटो केमिकल स्पेसिफिक हैं, कितनी लाइट अब्जॉर्ब करोगे, किस मीडियम में रिएक्शन होगी वो पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ पे उतना स्पेसिफिक नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, हमें एक्टिवेट करना चाहिए यहाँ पे फोटॉन चाहिए, फोटॉन ऑफ लाइट चाहिए, वो एक्टिवेट करेंगे यहाँ पे। बट इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या चाहिए यहाँ पे, सो अगर मेरे पास यहाँ पे बात हो रही किसकी, तो अगर बात हो रही हमारे पास यहाँ पे थर्मल की, तो इट इज़ एक्टिवेटेड बाई टेम्परेचर, ठीक है, इट इज़ एक्टिवेटेड बाई टेम्परेचर, ये भी याद रखना यहाँ पे। क्लियर यहाँ पे, तो ये कुछ पॉइंट हमारे पास आपके हैं जिन्हें हम डिस्कस किए भाई यहाँ पे डिफरेंस, तो याद रखना ये भाई सारी चीज़ें। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो आपको याद रखना है वो ये है कि भाई हमारे पास आपका ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर, और यहाँ पे याद रखना कि ये ऑलवेज, दिस इज ऑलवेज नेगेटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट ही हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं भाई हमारे पास लॉज गवर्निंग एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो किस तरह से लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन कौन से लॉ हैं, वो दो लॉ हमारे पास यहाँ पे हैं, एंड दे आर द वन इज कॉल्ड लैम्बर्ट लॉ और इज कॉल्ड बियर लॉ। अब ये दोनों लॉ हैं, चाहे वो लैम्बर्ट लॉ है या फिर आपका बियर लॉ है, उनका डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है, और उनमें क्या क्या आपने पढ़ना है। तो जहाँ तक बेटा सवाल है आपके लैम्बर्ट लॉ का, ये आपका लॉ है जो गवर्न करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को। और जब भी हम एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को फॉलो करते हैं किसी एक होमोजेनियस मीडियम से, तो क्या होता है कि वहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज करती है। कैसे डिक्रीज करती है, डिक्रीज विद द थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बिंग मीडियम, ठीक है। और किस पे डिपेंड करें, यहाँ पे थिकनेस पे, ठीक है, थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बिंग मीडियम। और एट एनी पॉइंट अगर इसकी हम बात करें तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, प्रोपोर्शनल होगी भाई हमारे पास किसके, ये होगी इंटेंसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है भाई, इसके इंटेंसिटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करेगी यहाँ पे, इतना सा मैं आपको बता दूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या भाई यहाँ पे, तो ये बताता है कि भाई डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट with respect to thickness dx is proportional to intensity। ये बना भी आपका लैम्बर्ट लॉ, ये बना आपका लैम्बर्ट लॉ। अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन को हटाएं तो एक कांस्टेंट लगेगा, कांस्टेंट क्या होगा भाई, के आई, तो दिस इज द कांस्टेंट। अच्छा यहाँ पे dx क्या है यहाँ पे, तो याद रखना यहाँ पे जो dx है वो क्या है, ये थिकनेस, ये थिकनेस, ओके। किसकी थिकनेस, हमारे पास थिकनेस से जो हमारे पास होमोजीनियस मीडियम है जिससे लाइट पास कर रही है, ठीक है, जिससे लाइट पास कर रही है। डी आई क्या यहाँ पे भी कोई पूछे तो डी आई है हमारे पास आपका डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और नेगेटिव साइन बता रहे हैं यहाँ पे, डिक्रीज शो कर रहा है, नेगेटिव साइन डिक्रीज शो कर रहा है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गए भाई हमारे पास। अब यहाँ पे के जो हमारे पास आया, ये हमारे पास पहला कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को बोलते हैं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो ये आखना भाई यहाँ पे, तो डिक्रीज ऑफ थिकनेस, डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी विद द थिकनेस ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो ये हो गए भाई यहाँ पे। अब मैंने इस इक्वेशन को क्या करना है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा लिखते हैं, सो दिस बिकम माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू के आई। इस इक्वेशन को मैं रिरेंज करता हूं, सो रिरेंज किया मैंने इसको भी, आई हैव टू रिरेंज दिस इक्वेशन। इक्वेशन ये आपकी 1 थी, इक्वेशन ये 2 थी, इसको रिरेंज करते हैं तो क्या बनेगा बताओ भाई यहाँ पे। तो जब रिरेंज किया तो मैंने क्या किया इसको भाई, मैंने इसको लिखा डी आई मैंने यहाँ पे लाया अपॉन आई है भाई आपकी इंटेंसिटी जिसको हमने फॉल किया है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा भाई यहाँ पे आएगा के डी एक्स, ठीक है भाई, हो गया यहाँ पे। अब इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेट करता हूँ x इज इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक बेटा, x इज इक्वल टू x तक, और I इंटेंसिटी हमारे पास कहाँ पे जो इनिशियल थी I नॉट से लेके बेटा
कहाँ तक बेटा, i इज इक्वल टू आई तक इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ। ठीक है भाई, तो क्या है इंटीग्रेशन हमारे पास, तो इसको इंटीग्रेट किया मैंने, नाउ सी, अब इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो ये इंटीग्रेट किया हमने कहाँ से भी, तो इसको इंटीग्रेट किया हमने आई नॉट से लेके कहाँ तक, आई तक, और इसको इंटीग्रेट किया हमने कहाँ से भी, तो इसको इंटीग्रेट किया हमने, अच्छा ये माइनस साइन भी था यहाँ पे, इसको इंटीग्रेट किया हमने कहाँ से किया भी, ये हुआ x इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक बेटा, x तक। ठीक है, तो ये हो गया भी इंटीग्रेशन हमारे पास। अब बात करते हैं यहाँ पे, जब इसको इंटीग्रेट किया x इक्वल टू 0 से लेके हमारे पास x तक हमारे पास, तो क्या होगा, अब इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ये बनेगा आपका log ऑफ नेचुरल हमारे पास i अपॉन आई नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू, ये बनेगा आपका माइनस dx की इंटीग्रेशन होगी भी x हमारे पास, ये बना x आपका, डन यहाँ पे भी। सो ये बनी इक्वेशन। अब अगर इसको मैं चेंज करूं तो बताओ यहाँ से i अपॉन आई नॉट क्या आएगा, जब log ऑफ नेचुरल उस तरफ जाएगा ये बनेगा हमारे पास आपका e रेज पर एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ माइनस एक्स इंटू के, हो गया बेटा यहाँ तक। तो ये आपका बना इस तरह से। अब मैं यहाँ से निकालता हूँ i, तो बताओ बेटा i क्या है, तो i इज इक्वल टू इंटेंसिटी इज इक्वल टू आई नॉट, ठीक है भी, यहाँ पे आई नॉट ई रेज पर माइनस के एक्स आ गए यहाँ पे, ये बना आपका लैम्बर्ट की इक्वेशन, किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये बनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये बनी डिफरेंशियल फॉर्म में, दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो डिफरेंशियल फॉर्म में चाहे वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे भी तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपको याद रखना कि आई क्या था, आई था हमारे पास वो इंटेंसिटी जो थिकनेस से पास होके आई है, और आई नॉट क्या, यहाँ पे भी आई नॉट है ओरिजिनल इंटेंसिटी। तो ओरिजिनल कहाँ पे रिड्यूस होगी, आई नॉट में, आई नॉट कहाँ पे रिड्यूस होगी, आई में रिड्यूस होगी। आई कैसे बन गई, आई बन गई भाई हमारे पास बेसिकली वो थिकनेस से पास हुआ। अब मैं अगर यहाँ से बता दूँ भाई, देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा भी आपका, तो ये हमने निकाल दिया, ठीक है, ये हमने निकाल दिया। तो यहाँ तक इसको आप याद रखोगे तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई ये पॉइंट बनता है। नेक्स्ट वी कम टू बेयर-लैम्बर्ट लॉ। यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ डिक्रीज ऑफ द लाइट है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, एक तो इंटेंसिटी ऑफ द मीडियम पे, दूसरा हमारे पास भाई यहाँ पे डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे भी, यहाँ पे सी पे। तो अगर मैं बता दूँ इसको, तो ये बनेगा आपका माइनस डी आई अपॉन डी एक्स, चेंज ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी विद द थिकनेस इज प्रोपोर्शनल टू टू थिंग्स, वन इज इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एंड अदर इज द कंसंट्रेशन, ये रहा भी कंसंट्रेशन। ठीक है, सी फॉर कंसंट्रेशन, डन यहाँ पे भी, क्योंकि दो चीज़ भी हमारे पास इन दोनों चीज़ पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे इसी को मैं इक्वेट करता हूँ, ये बनेगा आपका माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगाया, यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगाते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं भाई एप्सिलॉन। ठीक है भाई, एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन लगाया यहाँ पे आई सी, ये एप्सिलॉन क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, इसी को बोलते हैं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ऊपर वाला एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ये वाला कौन सा, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बनता है यहाँ पे। ठीक है, फिर इसको भी इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे, पहले तो इसको रिअरेंज करते हैं और उसके बाद फिर इंटीग्रेट करते हैं। ये बना आपका डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू बनेगा हमारे पास आपका माइनस एप्सिलॉन ऑफ, ये बना भाई आपका, ठीक है, आपका सी बचा यहाँ पे और आया डी एक्स यहाँ पे। ठीक है भाई, इसको इंटीग्रेट करेंगे अगेन, तो इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास यहीं पे इंटीग्रेशन शो कर देता हूँ। इंटीग्रेट किया हमारे पास कहाँ से, लिमिट लिखी यहाँ पे आई इक्वल टू आई नॉट से लेके हमारे पास आई इक्वल टू आई के बीच में, और यहाँ से भी इंटीग्रेट किया हमने यहाँ पे, सो वी हैव टू इंटीग्रेट यहाँ पे कम से किया भी, तो x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू x तक हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे भी बता दो। ये बनेगा हमारे पास अब आपका, यहाँ पे बना आपका लॉग ऑफ नेचुरल आपका i अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू, ये बना भाई आपका माइनस एप्सिलॉन ऑफ c, और ये बना भाई आपका यहाँ पे x, डन यहाँ पे। अब इसी को हम करेंगे यहाँ पे, तो बताओ भाई i अपॉन आई नॉट क्या आएगा, i अपॉन आई नॉट हमारे पास आएगा, जब लॉग उधर जाएगा बनेगा e रेज्ड पावर एप्सिलॉन c ऑफ x, हो गया यहाँ पे भी। और इसी को मैं अगर यहाँ पे i की टर्म में निकालूँ तो i क्या बनेगा, i बनेगा अगेन हमारे पास आई नॉट, ठीक है, e रेज पावर एप्सिलॉन ऑफ सी एक्स, डन यहाँ पे भी। तो ये हो जाता है आपका इतना सा पार्ट। ठीक है,
तो हो गए भी यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा कुछ और चीज़ों की। तो ये हमने चीज़ें निकाल दी। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ें और बताना चाहता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट। देखो भाई यहाँ पे एक याद रखना कि जब मेरे पास अगर हम निकालें यहाँ पे टोटल की कितनी इंटेंसिटी एब्जॉर्ब हुई है, वो आएगी हमारे पास यहाँ पे, वो आएगी आपकी इनिशियल कितनी थी आई नॉट, उसमें से माइनस करेंगे हमारे पास क्या बेटा आई। और अभी आई क्या आया है, अगर मैं आई की वैल्यू भी देखूँ तो आई नॉट से इनिशियल से माइनस करेंगे हमारे पास कितनी भाई, यहाँ पे निकालेंगे आई नॉट ई रेज पर एप्सिलॉन सी एक्स। अंडरस्टैंड। और इसमें आई कॉमन निकालूं तो आई नॉट बाहर कॉमन हमारे पास, अंदर क्या है बेटा, अंदर 1 माइनस ई रेज पर एप्सिलॉन सी एक्स। ये बना भैया आपका एब्जॉर्ब, टोटल जो एब्जॉर्ब हुई हमारे पास एक सोल्यूशन से जब पास हो रही तो यही होगी भी हमारे पास। ठीक है भाई, ये भी हो सकता है। क्या इस फॉर्म को मैं किसी और फॉर्म में लिख सकता हूँ? ऑफ कोर्स यस, मैं लिख सकता हूँ। क्या इस फॉर्म को मैं किसी और फॉर्म में लिख सकता हूँ? तो लिख सकता हूँ यहाँ पे। देखो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, ये जो क्वेश्चन हमारे पास, इसको मैं यहाँ पे एल को चेंज करूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ भाई 2.303 लॉग आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू माइनस ई एप्सिलॉन सी एक्स भी लिख सकता हूँ। तो ये इसी का फॉर्मेट हमारे पास है यहाँ पे भी, इसी को हमने चेंज किया। यहाँ कुछ और यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, आपको ये भी बता सकते हैं। और जब इसको मैं कन्वर्ट करूँगा एक्सपोनेंशियल में, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी बताओ अभी। देखो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्योंकि यहाँ पे ये होगा भाई आपका आई इज इक्वल टू आई नॉट। अच्छा भाई अब देखो लॉग ऑफ नेचुरल का होता है एक्सपोनेंशियल, हम लगाते हैं यहाँ पे ई फॉर्म में, ये आएगा आपका आई नॉट मल्टीप्लाई बाई 10 रेज। बस इस ई की जगह पे क्या लगाना है, 10 लगाना है, 10 रेज पर माइनस एप्सिलॉन ऑफ सी एक्स। ये भी याद रखना आपको, इस एक फॉर्म को अपने कन्वर्ट करने का तरीका ये भी याद रखना है। डन बेटा। क्या अब ये जो लिखा, अब मैं इसको थोड़ा सा, मोल एक्सचेंज कॉन्फिडेंस था हमारे पास यहाँ पे भी, एप्सिलॉन था। अब अगर थोड़ा सा यहाँ पे देखो भी, तो क्या भी अगर मैं यहाँ से ये बता दिया मैंने, एक चीज़ आपकी हो गई यहाँ पे, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मैंने बताया आपको वो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ठीक है भाई यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अगर मैं बता दूंगा आपको, तो ये हमने यहाँ पे किया भी, ठीक है। बट अभी हमारे पास यहाँ पे जो हमने थोड़ा सा ये जो बना, अब ये बना आपका एप्सिलॉन डैश। अब एप्सिलॉन एप्सिलॉन डैश में क्या फर्क, देखो भाई यहाँ पे जो एप्सिलॉन डैश है वो क्या है, वो बेसिकली आपका एप्सिलॉन अपॉन 2.303 जो मैंने लिख लिखा, ये भी ना हमारे पास 230, इसको हमने यहाँ से हटा दिया था। तो ये जो आया यहाँ पे आया भाई, यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट, ये आपका क्या भी मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट है। ये अभी क्या आपका, ये अभी आपका मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट है। ठीक है। अब मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट मैंने बता दिया आपको यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको बता दूं कि भाई ये बता दो, ये मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट जो है उसकी बात करते हैं, तो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, ठीक है। तो ये आएगा भाई आपका -1/c(x) log ऑफ आई अपॉन आई नॉट। अंडरस्टैंड। और अगर इस माइनस साइन को हम यहाँ से हटा दें तो 1/c(x), ये आएगा लॉग, ऊपर आएगा आपका आई नॉट अपॉन आई, मैंने माइनस साइन को हटा दिया। डन। यहाँ पे भी इतना सा हो गया हमारे पास यहाँ पे। अब अगर C मेरे पास लेट से 1 मोलर है, एक बात, और लॉग हमारे पास आई नॉट अपॉन आई जो है वो हमारे पास आपका अगेन 1 है, तो बताओ भाई हमारे पास एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/x ही आएगा हमारे पास, बाकी सारी चीज़ें 1 है। अब एप्सिलॉन नॉट x 1/x आए तो पुट करते हैं वैल्यू हमारे पास। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कि लॉग आई नॉट अपॉन आई 1 है, मतलब क्या है इसका, देखो भाई अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और बता दे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। ये अगर आपने लिखा कि भाई ये 1 है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, व्हाट इट मीन्स। देखो भाई अगर मैं आपको पूछूं कि भाई मेरे पास यहाँ पे लॉग आई नॉट अपॉन आई आपका 1 है, तो मुझे बताओ भाई लॉग 10 क्या होता है, बोलोगे सर 1 होता है। तो बताओ फिर सिंपल सी बात बताओ मुझे यहाँ पे कि भाई आई नॉट अपॉन आई क्या है, तो आप बोलोगे 10 है। अगर आई नॉट अपॉन आई 10 है, अगर आई नॉट अपॉन आई 10 है, ठीक है भाई,
तो मुझे ये बता दो कि भाई आई नॉट कितना है। आई नॉट आपका सर 10 टाइम्स ऑफ आई। और मुझे ये बता दो यहां पे कि आई कितना, तो आप बोलोगे आई सर आई इज इक्वल टू, तो क्या आएगा भाई यहां पे, आई आएगा आपका आई नॉट अपॉन 10, और यू कैन से 1/10 मल्टीप्लाई बाई आई नॉट। ठीक है, तो यही जो लिखना था मैंने, यही बताना था यहाँ पे। अब मेरी बात यहाँ सुनना, यहाँ पे लिखा कि भाई सबसे पहले एक्सटेंशन कोफिशिएंट क्या है। तो एक्सटेंशन कोफिशिएंट क्या पूछा हुआ है, या फिर आपको पूछा हुआ है यहाँ पे व्हाट वी कैन से मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट पूछा हुआ है। दोनों का केस मैं आपको साथ में बता रहा हूँ। देखो ये पहली बात यहाँ पे एक्सटेंशन कोफिशिएंट क्या, तो भाई लिखो यहाँ पे के डैश इज इक्वल टू के अपॉन 2.303। यहाँ पे भी एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये भाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये भाई एप्सिलॉन अपॉन 2.303। और जब मैंने यहाँ पे ये दोनों को प्रूव किया तो भाई हमारे पास एक चीज़ इंपॉर्टेंट आई कि भाई जो आई था वो किसके बराबर था, वो था 1/10 ऑफ आई नॉट। यहाँ पे भी आई क्या था बेटा, तो यहाँ पे भी इस केस में मोलर में क्या था आई, ये भी आई क्या था, ये भी आई था 1/10 और आई नॉट। अब मैं इस चीज़ को यहाँ से मिटा देता हूँ, जो बाकी चीज़ लिखी यहाँ पे पैरेलल मैंने, ये चीज़ें मैं सॉल्व करने के बताई थी आपको यहाँ पे। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ आया होगा। अब जो मैंने बताया इसी को हम बताते हैं भाई यहाँ पे टर्म में। तो बताओ भाई मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट या फिर आपका एक्सटेंशन कोफिशिएंट क्या होता है। तो भाई ये ध्यान रखना, तो मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ दैट थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन। अगर एक्सटेंशन कोफिशिएंट 1 सेंटीमीटर, अगर मोलर है तो 1 मोलर, एट विच इंटेंसिटी फॉल टू 1/10। देखो भाई इंटेंसिटी जो है वो फॉल हो रही कितनी, 1/10। किसकी 1/10, ओरिजिनल के 1/10। अगर ओरिजिनल वैल्यू आपकी मान लो 100 है तो उसको 10 से डिवाइड करो, 10 बनने इंटेंसिटी आपकी, ये आपका भी आपका चाहे वो एक्सटेंशन कोफिशिएंट है जिसको हम एब्जॉर्बेटरी बोलते हैं, चाहे मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट जिसको मोलर एब्जॉर्बेटरी बोलते हैं हमारे पास, तो वो दोनों फॉल करें 1/10 से। तो ये आपको जब भी हमारे पास लाइट पास करेगी मीडियम से तो इंटेंसिटी कितनी डिक्रीज हो रही है, 10 टाइम डिक्रीज हो रही है, उसकी 10 टाइम्स डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे 1/10 पार्ट डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ये बता सकते हैं। तो दिस इज द लॉज। अब ये लॉ फोटोकेमिस्ट्री लॉ, तो इसमें भी दो लॉज हैं। पहला लॉ जो है वो उसको बोलते हैं ग्रोथस लॉ। ठीक है, दैट इज ग्रोथस डैपर लॉ। अब ये लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ है फोटोकेमिस्ट्री का, ये बताता है कि अगर किसी भी सब्सटेंस पे लाइट पड़ रही है तो फोटोकेमिकलेशन होगी भी। ठीक है, तो अगर लाइट नहीं पड़ रही है तो रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये बता रहा है कि भाई अगर एब्जॉर्प्शन हो रही है लाइट की, सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर तो फोटोकेमिशन होगी, अगर अगर लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो रही तो रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पे। तो ये पहला लॉ बताता है। दूसरा लॉ हमारे पास है भाई, इसका नाम है सेकंड लॉ का। सेकंड लॉ इज बेसिकली कॉल्ड, इसका नाम है भाई आइंस्टीन लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री इक्विवेलेंस, या इसको बोलते हैं सेकंड लॉ फोटोकेमिस्ट्री, और इसको बोलते हैं स्टार्क आइंस्टीन लॉ। ये इंपॉर्टेंट लॉ बनता है। ये बताता है कि अगर एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो रहा है तो एक क्वांटम फोटॉन हमारे पास पार्टिसिपेट करेगा। मतलब एनर्जी ऑफ वन फोटॉन एंड एनर्जी ऑफ द वन फोटॉन, यू नो दैट ई, फोटॉन की एनर्जी निकालनी है, दैट इज इक्वल टू एच वी, क्योंकि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। कांस्टेंट लगाया प्लैंक्स कांस्टेंट, हमारे पास क्या है एच वी, और प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, एच की वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, किसमें भी जूल सेकंड में। डन, ये पहली बात यहाँ पे। हाँ, अगर मुझे एर्गो में निकालनी है तो क्या लिखोगे 6.626 इंटू 10⁻⁻27, ये आएगा आपका क्या भी अर्ग सेकंड। ठीक है, क्योंकि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग हो गया यहाँ पे। और इसी को मैं प्रोसीड कर सकता हूँ, एच की जगह पे एच लिखा, फ्रीक्वेंसी होता है c/λ। ठीक है, c/λ। तो याद रखना है हमारे पास 1 मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब 1 क्वांटम, और यहाँ पे आपको याद रखना है कि भाई 1 मोल एब्जॉर्ब 1 मोल ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू 1 आइंस्टाइन। 1 मोल ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू 1 आइंस्टाइन, एक ये पॉइंट याद रखना। और अगर मैं एनर्जी पर आइंस्टाइन निकालूँ दैट इज इक्वल टू, उसमें हमें क्या करना है, उसमें मल्टीप्लाई करना किससे, एवोगाड्रो नंबर से भी, अगर मुझे निकालनी है पर आइंस्टीन निकालनी तो। ठीक है भाई, तो 1 क्वांटम फोटॉन इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट भी बोल सकते हैं यहाँ पे। अब ये लॉ एप्लीकेबल है खाली किसके लिए भी, यहाँ पे वैलिड है ओनली फॉर प्राइमरी फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, चेन रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वहाँ पे क्वांटम यील्ड हमारे पास मोर देन 1 आती है, और अगर कोई रिएक्शन यहाँ पे एलिजिबल है तो उस केस में आपकी क्वांटम यील्ड होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, यूनिट होगी भाई यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पे आपके क्लोरीन की फोटोलिसिस की, क्लोरीन को ब्रेक किया, क्लोरीन के 2 एटम बनाए, इसमें जो बॉन्ड ब्रेक हुआ
तो उसमें आपको एक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एक फोटॉन लगाए और ये फॉलो करता है, और इस केस में क्वांटम यील्ड आपकी जो पॉसिबिलिटी होगी हमारे पास होगी 1 होगी बेटा यहाँ पे। तो अब बात करते हैं यहाँ से 2 पॉइंट याद रखना कि 1 फोटॉन इज इक्वल टू 1 आइंस्टीन, एक ये बात याद रखना, और दूसरी बात ये रखना कि 1 क्वांटम या 1 फोटॉन इज इक्वल टू 1 मोल फोटॉन जबकि बात करें, जब एक क्वांटम एक फोटॉन की बात करें दैट इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल। ये भी याद रखना, 2 पॉइंट यहाँ से याद रखना, और फॉर्मूला याद रखना भी, फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला आपका आइंस्टीन का, जिसमें आपने मल्टीप्लाई किया है आपके एवोगाड्रो नंबर से, एंड व्हाट इज एवोगाड्रो नंबर हियर, दैट इज यू नो दैट 6.022 इंटू 10⁻23 हमारे पास होगा यहाँ पे। डन। अब आते हैं नेक्स्ट पे बेटा। अब इस फोटोकेमिस्ट्री के बेस यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स 1 इज सॉल्व्ड एंड 1 यू नीड टू सॉल्व। सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना। भी फॉर्मूला क्या बताया इसने कि भाई एनर्जी इज इक्वल टू, मैं एक बार लिख देता हूँ बिकॉज फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे बताया एनर्जी इज इक्वल टू यू नो दैट एच वी, एंड एच वी के साथ में यहाँ पे बताएं एच सी अपॉन लेमडा, और भाई सी क्या वेलोसिटी है, एंड यू नो दैट यहाँ पे जो सी है वो क्या वेलोसिटी हमारे पास। तो भाई पहले क्या था, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन। 1 मोल ऑफ फोटॉन की एनर्जी निकालनी है आपने, ठीक है। 1 मोल ऑफ फोटॉन मतलब कितना, 1 आइंस्टीन ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ कितनी भाई हमारे पास, वेवलेंथ दी हमारे पास कितनी 500 नैनोमीटर दी है, 500 नैनोमीटर दी है। देखो भाई सबसे पहले यहाँ पे कैल्कुलेशन तो पार्ट किया, बट एक बार फिर भी देखो यहाँ पे, तो मुझे एनर्जी निकाली। मैंने क्या करना भाई, यहाँ पे एनर्जी निकाली, मेरे पास दिया भाई एच भी दिया है और सी भी दिया है और लेमडा भी दिया यहाँ पे। तो बताओ एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो 6.626 इंटू 10 रेज बार कितना भी यहाँ पे, ये है भाई आपका -34 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज बार 8 हो गया यहाँ पे भाई, और उसको डिवाइड करना मुझे किससे, सिर्फ वेवलेंथ से। ये वेवलेंथ 3 भी यहाँ पे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये हर पार्ट में है। अब यहाँ पे ये आया आपका जूल सेकंड में, ये आया आपका मीटर सेकंड में। जब मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा, देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक मल्टीप्लाई करके बताता हूँ, फिर उसके बाद डिवाइड करता हूँ यहाँ पे। तो भाई अगर मैं 6.6 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 19.8 इंटू 10 रेज बार। पावर्स हमारे पास है यहाँ पे बेटा 8 है, वहाँ पे आपकी 36 है, 34 है सॉरी, तो ये बनेगा आपका -26 है, अपॉन बनेगा आपका वेवलेंथ। ये वैल्यू याद रखना। जब भी आपको न्यूमेरिकल याद करना हो तो आपको सीधा यहाँ पे याद रखना 19.8 इंटू 10⁻6 को हम डिवाइड करना। यहाँ पे जो वैल्यू वो लगा देते हैं, ये बना बेटा आपका 19.8 इंटू 10 रेज बार माइनस, इसको सीधा रखो 26 अपॉन वेवलेंथ बेटा 500 है, नैनोमीटर है, तो इसको मैं 500 इंटू 10⁻9 लिखना था, बट मैं इसको लिखूंगा 10⁻2 पावर कम करूंगा 7 हो जाएगा। बस यहाँ पे डिवाइड, ऊपर हमारे पास 19.8 नीचे 5 हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली ऊपर 20 बनेगा आपका 3.9। क्या बनेगा बेटा 3.9 इंटू 10 रेज पर क्या होगा 26 में से अगर हम 7 निकालें तो ये बेटा बचेगा 19 भी बनेगा जूल में। डन, ये पहली बात। अब निकालनी 1 फोटॉन के लिए। 1 फोटॉन को हम क्या करेंगे, हम 3.9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 फोटॉन से, 6.022 इंटू 10 रेज पावर 23 था, और उसकी पावर थी हमारे पास 10⁻19 भी थी पावर भाई हमारे पास, दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देखो यहाँ पे बेटा आपको सीधा बता दूं, अब यहाँ पे 3 यहाँ पे 6, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कितना, तो ये आएगा आपका 6। तो इसको लिखूंगा बेटा मैं 6 चौके 24 हो गया, 24 हो गया है ना। इसको मैं 4 कर देता हूँ अप्रोक्सी, 24 इंटू 10 रेज पावर बचा बेटा अपना 4, ठीक है। ये हो गया जूल में, जूल पर मोल। बस इसके किलो बना दो, ये बनेगा बेटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 240, ठीक है, किलो जूल पर मोल। बस 240, यहाँ पे भी आंसर आपका 239.3 आया, तो ऐसे कर सकते हैं हमारे पास। तो ये हो गया आपका बेसिकली पार्ट। अब इसमें आपको मैं जो बताने जा रहा था वो इसमें आपने बाकी क्वेश्चन कर दी, यहाँ पे बाकी क्वेश्चन कर दिए। बस आपको इसमें एक एडिशन करना है कि जब भी आप न्यूमेरिकल निकाल रहे हो तो आप इसमें चुपचाप ये 19.8 इंटू 10⁻6 पाई फॉर्मूला लगा सकते हो। तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ यहाँ पे एक बार कि आपने फॉर्मूला क्या लगाना है। आपने फॉर्मूला लगाना बेटा, ये फॉर्मूला लगा दो आप कि भाई ई आपका एच सी अपॉन लेमडा था, एच सी कॉन्स्टेंट है, तो लगाओ भाई 19.8 इंटू 10 रेज पावर -26 अपॉन आप लगा दो लेमडा। बस ये फॉर्मूला आप याद रखो। अब ऐसे हमारे पास यहाँ पे देखो भाई आपको बोला वेवलेंथ निकालने को, तो यहाँ पे आपकी किलो कैरीज में एनर्जी दी हुई है।
अब किलो, ये थी आपकी जो एनर्जी बनी हमारे पास, वो भी बनी है यहाँ पे, इसमें अभी आपने कोई चेंजेस नहीं किए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिएगा, तो अगर मेरे पास से पूछा किलो कैरीज में, यहाँ से भी निकाल सकता हूँ मैं पहले। तो अब देखो भाई एनर्जी दी है, कितनी दी है, 72 किलो कैरीज। मैं किलो कैरीज को कन्वर्ट करूँ जूल में, ठीक है। तो भाई 1 किलो कैरी, देखो भाई 1 किलो कैरी इज इक्वल टू 4.2 किलो जूल। डन। तो ये बना भाई, मैंने किसको मल्टीप्लाई किया 4.2 से, ठीक है, 4.2 से ये बना भाई आपका किलो जूल हो गए भाई यहाँ पे पर मोल, है ना, पर मोल एनर्जी इज इक्वल टू, अब एनर्जी किस होती है यहाँ पे, H इंटू सी अपॉन लेमडा। बस मुझे लेमडा निकालना है। और पहली बात यहाँ पे भी ये हो गया 72 इंटू 4.2। अच्छा, किलो के अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो किलो के पास यहाँ पे 3, तो ये हो गया भाई जूल पर मोल इज इक्वल टू, लगा दो यहाँ पे वैल्यू भी। अब ये वैल्यू मैंने बताई कितनी होती है, ये होती है 19.8 इंटू 10⁻⁻26। अब यहाँ पे था बेटा सेकंड का, तो जूल इंटू मीटर बचा था यहाँ पे मीटर। अब ये बेटा वेवलेंथ हमारे पास, टन। अब वेवलेंथ निकाल दो, तो बताओ बेटा वेवलेंथ क्या आएगी। तो वेवलेंथ आएगी बेटा हमारे पास आपकी 19.8 इंटू 10⁻⁻26 को डिवाइड करें किससे, हमारे पास यहाँ पे डिवाइड करें 72 इंटू 4.2 इंटू 10⁻3। ऊपर बेटा हमारे पास आपका क्या कहते हैं, जूल इंटू मीटर है, नीचे हमारे पास जूल पर मोल है, ठीक है। अब जूल पर मोल है, तो ठीक है भाई यहाँ पे। अब इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो ये वेवलेंथ आएगी भी मीटर में आएगी, फिर इसको बाद में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करूँगा ना मैं, जो भी कुछ होगा तो पहले मीटर में निकालेंगे। तो बस इसको डिवाइड कर लेना हमने। अब डिवाइड करना बेटा हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेट होगा, बट पहले चलो यही कर देते हैं। 19.8 इंटू 10⁻⁻26 में से हम निकालते हैं, ऊपर ले जाते हैं इसको, ये बनता है -3 अपॉन बनेगा बेटा हमारे पास, ये बनेगा 72 इंटू 4.2। अगर मैं ये बात करूँ यहाँ पे, ये बना आपका 19.8 इंटू 10⁻, कितना बना बेटा यहाँ पे, ये बना -29 डिवाइड बाई हमारे पास यहाँ पे करता हूँ मैं। अब मैं 4.2 यहाँ पे है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं जितना भी आएगा। तो ये आएगा बेटा आपका 4 से कर देता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 4 लेता हूँ यहाँ पे, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, अप्रॉक्स कर देता हूँ भाई, थोड़ा अप्रॉक्स कर देता हूँ। ऊपर लिखता हूँ मैं 20 इंटू 10⁻⁻29 अपन लिखते तो मैं कितना, तो 4 कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा कोई बात नहीं। तो 4 दूने 8, 7 चौके 28, ठीक है बेटा, ये कर देते हैं। तो बस इसी को हम निकालेंगे, किसमें, मीटर में निकली हमारे पास। अब आपने इसको डिवाइड करना है, तो जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर रेडली पहुंचेगा। तो अगर आप 20 को डिवाइड करो 288 से, तो क्या आता है बेटा, मैं रफ में कर रहा हूँ, सो आप भी कीजिएगा। तो अगर मेरे पास यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 20 डिवाइड बाई हमारे पास यहाँ पे लिखा है 288 लिखा है, तो ये आता है अप्रॉक्सीमेटली आता है बेटा, तो ये आता है अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आपका 0.0694 इंटू 10⁻⁻29 मीटर, विच इज इक्वल टू 6.94 इंटू 10⁻, भाई 2 जीरोस और बढ़ेंगे, तो ये बनेगा आपका -31 मीटर। डन है बेटा यहाँ पे, हाँ। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर मीटर को मैं यहाँ पे कन्वर्ट करूँ नैनोमीटर में, तो बताओ क्या आएगा, ये बना आपका 6.94 इंटू 10⁻31। 1 मीटर को नैनोमीटर बनाना, तो 1 मीटर में कितना नैनोमीटर बेटा, 10⁻9 नैनोमीटर। बस यहाँ पे वैल्यू लगा दो, और ये बनेगा आपका 6.94 इंटू 10⁻9 निकाल दो बाहर, तो ये बनेगा 39, तो ये बनेगा आपका 9 गया तो 222 बनेगा, ये बनेगा, ये बना आपका नैनोमीटर में। लो भी हो गया आंसर हमारे पास, ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर नैनोमीटर में। वेवलेंथ हमारे पास में निकाली मैंने, किसमें, नैनोमीटर में, ठीक है। आप इसको खुद भी कीजिएगा, और जो थोड़ा बैक क्लास में किया आप उसको कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये पार्ट आपके लिए रहा भी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बेटा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो आप यहाँ पे जो क्वेश्चन करना है उसका आपको लॉजिकली समझ आ गया है। तो अगर मैं इसको सीधा करूँ, देखो थोड़ा बहुत तो वेरिएशन आएगा यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको मैथमेटिक्स जो बता रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ कि भाई किस तरह से करना है। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे निकालनी आपको कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटॉन, 1 फोटॉन निकालनी बस आपको, ठीक है। तो क्या निकालेंगे यहाँ पे भी, वेवलेंथ दी है हमारे पास, तो क्या लिखेंगे आप, E इज इक्वल टू, ये दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, तो E इज इक्वल टू क्या बताया था 19.8 इंटू 10⁻26।
अपॉन वेवलेंथ कितनी है भाई 400 इंटू 10⁻⁻9, बस इसको कन्वर्ट कर दो। ऊपर बना 19.8 इंटू 10⁻6 और नीचे भाई 7 थी, ऊपर की तो +7 अपॉन 4। ठीक है भाई, ऊपर 20 4 तो ये आएगा 4.9 इंटू 10⁻, कितना बना यहाँ पे भी, तो एक निकालो 19, ये हो गई 19 किसमें जूल में, बस डन यहाँ पे। तो ये हो गई जूल। ठीक है भाई, यहाँ पे निकाली भाई यहाँ पे, तो ये हो गई भी आपकी पर फोटान की, एक फोटान की। ठीक है, अब यहाँ पे बोला भाई कि आपको निकालनी है अगेन वन आइंस्टाइन की वैल्यू निकालनी है भाई। देखो जब भी पूछता है आइंस्टाइन की वैल्यू पूछता, मतलब हमारे पास निकालनी है आपको पर मोल निकालनी। पहले हम निकालेंगे पर फोटान निकालेंगे, तो निकालो भाई पर फोटान। आप देखो भाई यहाँ पे हम निकालेंगे, इसने बोला किलो जूल में, तो चलो किलो जूल में तो यही होगा हमारे पास है ना, एनर्जी इज इक्वल टू 19.8 इंटू 10⁻⁻26 अपॉन क्या आएगा बेटा, अपॉन 6 इंटू 10⁻⁻7, ये बना आपका 19.8 इंटू 10⁻⁻26 में से 7 गया, अपॉन आया कितना बेटा 6। अब ये है 6 × 18, ठीक है 2 बचा, फिर 6 × 18 3.3 आएगा इंटू 10⁻, कितना आएगा बेटा यहाँ पे -19 आया भाई, जो कि जूल में। डन यहाँ पे। अब इसको किलो जूल में करेंगे, जो कि एनर्जी जूल में, अब इसको किलो जूल में करेंगे, तो जूल के किलो बनाने हैं 3.3 इंटू 10⁻, माइनस कितनों के भी यहाँ पे बताओ 22, योगा किलो जूल पर मोल। ठीक है भाई, योगी यहाँ पे किलो जूल पर मोल में, क्योंकि वहाँ जूल के किलो बनाने तो क्या होगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई होगा, वही ऐड करें यहाँ पे 22 बन गया। अब निकाला पर आइंस्टाइन, तो बस निकालो यहाँ पे, आप निकालेंगे पर आइंस्टीन। तो अगर नहीं जी पर आइंस्टीन निकालें तो मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है इसको 3.3 इंटू 10⁻22 को मल्टीप्लाई करना किसमें, किससे, एवोगैड्रो नंबर से। तो देखो अभी 6 × 18 6 × 18 19 19 इंटू 10⁻, एक बचा, तो दैट इज इक्वल टू 198 198। तो 198 यहाँ पे आ रहा भी आपका आंसर है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये भी आपका सेकंड पार्ट। तो आपने यहाँ पे भी ये कैलकुलेट की एनर्जी हमारे पास, इसमें 198, ये था आपका पार्ट, यहाँ से 198 आपका आ रहा है। किस में आ रहा है यहाँ पे आंसर, ये एनर्जी का, तो ये आ रहा किलो जूल पर मोल। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि भी याद रखना, ये यूनिट्स हैं कुछ एनर्जी के। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 1.6 × 10⁻19 जूल, और उसकी वैल्यू आती है 96.48 किलो जूल, उसकी वैल्यू आती है 23.06 किलो कैलोरीज भी आती है। तो ये भी याद रखना आपको। तो भी ये चीज़ें आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बता दी हैं। अब आगे की बात करते हैं। अब आती नेक्स्ट भी हमारे पास आती है जबलॉन्स की डायग्राम। बेसिकली एक डायग्राम है जो बताता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स की बात करता है मॉलिक्यूल में, कि किस तरह से ट्रांजिशन हो रही है, क्या क्या हो रहा है। देखो भी यहाँ पे 4 या 5 एस्पेक्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है। एस्पेक्ट नंबर 1, यहाँ पे जो आपको दिख रही है, ये जो आपकी ग्रीन लाइन्स हैं, ये बेसिकली बता रही है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होके कहाँ जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट में। ये तो ठीक है भैया आपका। तो ये आपका बनता है, आपका सबसे पहले बनता है एब्जॉर्प्शन, जहाँ पे ग्राउंड स्टेट से हम ट्रांजिशन कहाँ करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है यहाँ पे। ये तो एब्जॉर्प्शन का केस था। अब ये जो केस है इमिशन का केस है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे आपका एक्साइटेड स्टेट में जो हमारे पास शिफ्ट हो रही है एनर्जी की, वो कहाँ हो रही है, ग्राउंड स्टेट में हो रही है। यहाँ पे इमिशन का केस है, और यहाँ पे भी ये भी इमिशन का केस है, जहाँ पे क्या हो रहा है, एक्साइटेड स्टेट से आपका क्या मतलब यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में जा रहे हैं। तो ये भी इमिशन आपके सारे क्या वाइब्रेशन रिलैक्सेशन, ये भी आपकी इमिशन है यहाँ पे। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे इस केस में आपका फ्लोरिसेंस क्या भी याद रखना, रेडिएटिव इमिशन है, रेडिएटिव इमिशन है। और फास्फोरेसेंस भी क्या है यहाँ पे, ये भी आपका रेडिएटिव इमिशन है। बाकी जितने भी इमिशन है यहाँ पे वो सारे क्या नॉन रेडिएटिव इमिशंस हैं, यहाँ पे नॉन रेडिएटिव इमिशंस हैं। ठीक है भाई। अगर हमारे पास यहाँ पे सुन लो, एक होता है इंटरनल कन्वर्जन आईसी। आईसी में आपके सेम स्टेट में, सेम वी कैन से स्टेट्स में, जैसे हमारे पास यहाँ पे सिंगलेट्स में ही ट्रांजिशंस होती है। तो जैसे मान लो अगर मैं ट्रांजिशन की बात करूँ आईसी में, तो आप ये मान के चलो कि S2 से आपका जा रहा है S1 में जा रहा है, सिंगलेट टू सिंगलेट ही जा रहा है हमारे पास। ठीक है भाई, पहली बात ये आपको याद रखनी है। दूसरी बात, जो सबसे पहली बात है यहाँ पे, देखो भाई क्या होता है कि अगर आपकी आईसी हो रही है तो इसमें
सिंगलेट के बीच में ही ट्रांजिशन हो रही है, नॉन रेडिटिव हमारे पास पहले काम है आपको एक बार। दूसरा केस, अब ISC क्या है, इसमें सिंगलेट टू ट्रिपलेट जाएगी, यहाँ पे सिंगलेट टू ट्रिपलेट जाएगी। देखो यहाँ पे भी दिखाया, ये भी नॉन रेडिटिव होती है हमारे पास। तो अगर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग है उसमें क्या होता है, सिंगलेट से S1 से कहाँ जाएगी बेटा, T1 पे जाएगी। अच्छा अब इमिशन है यहाँ पे क्या है, तो देखो भाई यहाँ पे क्या होता है कि हमेशा याद रखना S1 की एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू T1 की। अगर ये मान लो आपका S1 है, या आपका S1 है, तो ये आपका T1 है, ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि हमेशा जो होते हैं उनकी ट्रांजिशन कम होती है, S1 से छोटे कम हो। देखो यहाँ पे दिखाया है S1 कम है, और अगर यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे होता सपोज आपका T2 होता है यहाँ पे ना, ये होता T2 होता है। और T2 क्या होता है बेसिकली, T2 S2 से क्या होता, S2 इज ग्रेटर देन T2। ये भी याद रखना, ऐसे चलता है ये, ठीक है भाई। और ऐसे ही हमारे पास ये आपको याद रखना है एनर्जीज के बेस में। तो एस की एनर्जी हमेशा सिंगलेट की एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ट्रिपलेट की एनर्जी से। तो अगर हमारे पास इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होती है, वहाँ पे होती है सिंगलेट से कहाँ जाता है, ट्रिपलेट में जाता है, यहाँ पे होती है, ये भी होती है मिशन होती है हमारे पास, नॉन रेडिटिव मिशन होती है। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आती है फ्लोरिसेंस आती है बेटा। फ्लोरिसेंस में क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे सिंगलेट से S1 से हमारे पास जाएगा S0 पे, और ये फास्ट होगी, इसका जो टाइम होगा 10⁻⁹ होगा सेकंड्स हमारे पास, और ये फास्ट होगी भाई। यहाँ पे फास्फोरेसेंस हमारे पास आपकी डिलेड इमिशन है, लॉन्गर टाइम के लिए होती है। इसका जो टाइम आता है 10⁻³ सेकंड्स आता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी ट्रांजिशन जो होती है, इमिशन जो होती है, वो T1 से लेके कहाँ आती है बेटा, वो आती है आपके S0 में। S0 मतलब यहाँ पे सिंगलेट का कौन सा ग्राउंड स्टेट हमारे पास आती भाई। तो अब यहाँ पे पहले भाई ये बता दूं सिंगलेट क्या है और ट्रिपलेट क्या। देखो यहाँ पे भी आपको बता दिया कि यहाँ पे ट्रिपलेट्स अगर हमारे पास इमिशन हो रही कहाँ पे, सिंगलेट में, तो फास्फोरेसेंस होगी। अगर आपकी S1 से आपकी इमिशन हो रही कहाँ पे, S0 पे, तो ये आपकी फ्लोरिसेंस होगी। ये आपकी फास्ट होती है, आपकी स्लो होती है, ये लॉन्ग होती है, ये थोड़ा शॉर्ट टर्म आती है हमारे पास। अब ये दोनों की दोनों रेडिटिव इमिशंस हैं। अब देखो सुनो भाई, सिंगलेट और ट्रिपलेट क्या, हम निकालते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। क्या निकालते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जिसका फॉर्म होता है 2s+1, और s क्या स्पिन है। अगर देखो भाई यहाँ पे अगर मैं ऐसे बताता हूँ, दो स्टेट्स हमारे पास हैं और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। ये आपकी मान लो S0 स्टेट है, और इसको मैंने इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया यहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉन चले गए, एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया हमारे पास, ऐसे इसका शिफ्ट ऊपर दिखाते हैं। ये बना आपका S1 स्टेज। फिर इसको हम देखेंगे, तो अगर मैंने इसको इलेक्ट्रॉन को ऐसे कर दिया, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ फेज में, ये बन गया आपका T1 फेज। तो अब इसका स्पिन आएगा 0, ठीक है। और इसका स्पिन 0, तो इसका स्पिन मिलती होगी यहाँ पे बताओ 2 × S+1, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ये बनेगा आपका 1 ही बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसका भी स्पिन आपका कैंसिल करा, तो यहाँ पे जो स्पिन है वो क्या बेटा, स्पिन इसका 1/2 स्पिन इनका 1 आया, तो इसकी स्पिन मल्टीप्लाई 2 × 1+1, तो ये बना आपका बेटा कितना, 3 बना। और 3 को बोलेंगे ट्रिपलेट, ठीक है, और 1 को बोलेंगे सिंगलेट। इस तरह से यहाँ पे आती है। तो याद रखना भी S0 जो है वो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट है, S1 S2 एक्साइट सिंगलेट हायर स्टेट्स है, इसमें सिंगलेट ही आता है हमेशा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आएगा बेटा, याद रखना इन दोनों के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 कितना आएगा, ऑलवेज इक्वल टू 1। और इस केस में क्या आएगा बेटा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू 3। बताया कैसे, बताया मेरे को यहाँ पे बताया आपको दिखा के। और HV फोटोन हमारे पास हैं। फोटोन की बात की, वाइब्रेशन रिलैक्सेशन की होती है भाई, जब हमारे पास आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करें कहाँ पे, वाइब्रेशन लेवल में, वहीं पे ट्रांजिशन करें, उसको बोलते हैं वाइब्रेशन रिलैक्सेशन। देखो भाई होता है क्या हमारे पास, आपको मैं बता दूं, ये अगर इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, ये अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, ठीक, इन इलेक्ट्रॉनिक लेवल में बहुत सारे होते हैं वाइब्रेशन लेवल्स होते हैं, बहुत सारे वाइब्रेशन लेवल्स होते हैं, और उन वाइब्रेशन लेवल में बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना यहाँ पे। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मतलब इधर से इधर शिफ्ट करें, तो इसको बोलेंगे वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन बोलेंगे यहाँ पे। और याद रखना जो IC है, ISC है, वो क्या है, नॉन रेडिटिव प्रोसेस है। और इवन वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन भी क्या, नॉन रेडिटिव। सिर्फ इसमें रेडिटिव कौन से दो हैं, एक रेडिटिव हमारे पास आपका फ्लोरिसेंस है, एक आपका फास्फोरेसेंस है। याद रखना फ्लोरिसेंस इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम दी सिंगलेट टू सिंगलेट S1 to S0, एंड दिस इज फ्रॉम अ ट्रिपलेट T1 टू हमारे पास T0 भाई, ये आपको याद रखना, बोथ आर रेडिटिव 1। अब आते हैं हमारे पास बेटा, नेक्स्ट आते हैं क्वांटम यील्ड पे। देखो क्वांटम यील्ड बेसिकली क्या है बेटा, यहाँ पे ये है आपका रेशो
एफिशिएंसी ऑफ द क्वांटम एफिशिएंसी, इसमें कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट किए, एमिट किए या फिर कितने फोटोन एब्जॉर्ब हुए, उसका रेशो निकालते हैं। क्वांटम यील्ड अगर फोटोकेमिकल की बात करें वहाँ पे कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट हुए, कितने फोटोन एब्जॉर्ब हुए, बट अगर फ्लोरेसेंस की बात करें वहाँ पे कितने एमिट हुए अपॉन आपके एब्जॉर्ब हुए। देखो इमिटेंस फ्लोरेसेंस में आएगी, अगर एब्जॉर्प्शन हो रही तो वहाँ पे रिएक्ट होगी भाई, यहाँ पे मॉलिक्यूल रिएक्ट होगी भाई यहाँ पे, तो इसका रेशो क्या होगा भाई, इसका रेशो है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, इट इज यूनिटलेस भाई, यहाँ पे याद रखना, ये 2 पॉइंट्स याद रखना। उसके बाद आते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू की इंप्लीमेंटेशन पे। देखो भाई क्वांटम यील्ड 1 हो सकता है, मतलब आपका एक फोटोन एब्जॉर्ब हो गया है 1 मॉलिक्यूल। ग्रेटर देन 1 कब आएगा चेन रिएक्शन के लिए, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन के लिए भी यहाँ पे। और लेस देन 1 कब आएगा, जब हमारे पास आपका वहाँ पे फोटोन, नॉट ऑल फोटॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड काज अक्यूमुलेशन, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो लॉस हो रहा वाया हीट हो रहा है यहाँ पे, तो ये था भी यहाँ पे। देखो सबसे पहले क्वांटम यील्ड 1 कब आएगा चेन रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब 1 फोटोन 1 इवेंट 1 मॉलिक्यूल का केस होगा तो क्या होगा भाई, क्वांटम यील्ड आपकी 1 आएगी, जैसे यहाँ पे फोटोसिशन पहले बताई थी वहाँ पे पीछे। और लेस देन 1 आएगा तो मतलब यहाँ पे इनसफिशिएंट है, क्योंकि कुछ हीट वाया कुछ नहीं जी वाया हीट के थ्रू लॉस हो गई है। इसमें आपका फ्लोरेसेंस ऑफ क्यूनिन और फॉस्फोरेसेंस आता है। अब नेक्स्ट भाई यहाँ पे एक न्यूमेरिकल निकालते हैं, तो भाई कहता है कि इन रिएक्शन बिटवीन H2 एंड Cl चेन रिएक्शन हमारे पास हो रही है। यहाँ पे देखिए चेन रिएक्शन हमारे पास है, यहाँ पे 1 फोटोन इज अब्सॉर्ब प्रोड्यूसिंग 100 मॉलिक्यूल्स, तो कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे बेटा 100 हो रहे हैं। और कितने फोटोन है, 1 फोटोन है डिवाइड बाई, तो क्या होगा क्वांटम यील्ड यहाँ पे आपकी होगी 1000 मॉलिक्यूल थे, 1000 होगी भी यहाँ पे, तो 1000 होगी तो भाई यहाँ पे इसकी क्वांटम यील्ड क्या आ गई, क्वांटम यील्ड इज मोर देन 1 आ गई यहाँ पे, ऑब्वियसली बात यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या था भाई 0.02 मोल्स ऑफ दी Cl2 डिसोशिएट। अब Cl2 जो हमारे पास डिसोशिएट होता है वो हमारे पास क्वांटम यील्ड बनाती है। अब इतने में यहाँ पे फोटॉन्स हैं, तो कितने मोल्स है भाई यहाँ पे 0.002 अपॉन हमारे पास मोल्स ऑफ फोटॉन्स कितने भाई यहाँ पे, मोल्स ऑफ फोटॉन 0.002 हमारे पास इज इक्वल टू 1, क्वांटम यील्ड 1 आ गई यहाँ पे। तो ये होगी। फ्लोरेसेंट डाई की बात करें, फ्लोरेसेंट डाई में क्वांटम यील्ड हमारे पास लेस देन 1 आती है। देखो ऊपर बताया, फ्लोरेसेंट डाई एब्जॉर्ब करें हमारे पास इतने फोटॉन्स और इमिट करें इतने फोटॉन्स। अब एब्जॉर्ब फोटॉन अपॉन इमिटेड फोटॉन अपॉन एब्जॉर्ब फोटॉन, इमिट हो रहे भाई हमारे पास कितने 1.2 इंटू 10⁻18 फोटॉन, और एब्जॉर्ब हो रहे भाई कितने हमारे पास 2 इंटू 10⁻18 फोटॉन। तो ये बन गया आपका 1.2 अपॉन 2, क्योंकि 18 कैंसिल हो गया भाई, बचा हमारे पास 12 में से 2 तो 0.6 बचा, यहाँ पे 0.6 बाई क्वांटम यील्ड हमारे पास लेस देन 1 आ गई हमारे पास। तो फ्लोरेसेंट के लिए डाइस के लिए 1 लेस देन 1 आती है। ये ही केस हमने ऊपर डिस्कस किया। अब बेटा टॉपिक हमारे पास है फोटोसेंसिटाइजेशन। देखो फोटोसेंसिटाइजेशन बेसिकली क्या कि जब फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, तो जैसे मैं आपको बता दूं, हमने जब फोटोकेमिकल रिएक्शन की, जब हमने कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस की, तो ये थे भी कार्बोहाइड्रेट बने, CO2 को रिएक्ट किया वाटर के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और साथ में हमने लगाया यहाँ पे सनलाइट और बनाया ग्लूकोज C6H12O6 प्लस बनाया 6 टाइम्स ऑक्सीजन, और ये भी 6 टाइम। तो क्या आपको यहाँ पे मैं बताऊं तो व्हाट इज फोटोसेंसिटाइजर। तो सैनिटाइजर is basically chlorophyll. So a molecule that absorb light and transfer light from it to reactant. तो सबसे पहले सनलाइट जाएगी क्लोरोफिल में, ठीक है भी, इसको करेगा एक्टिवेट, बनाएगा इसको एक्टिवेट, क्लोरोफिल में चलेगी। उसके बाद ये क्लोरोफिल जो सनलाइट पकड़ के बैठा हुआ है, ये रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और हमारे पास वाटर के साथ, ठीक है, और फिर जाके आके प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना। तो जो भी आपका सब्सटेंस जो फोटोसैनिटाइजर है वो एब्जॉर्ब करता है लाइट को एब्जॉर्ब करके ट्रांसफर करता है दूसरे मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, फिर वो रिएक्शन इनिशिएट करते हैं। और सैनिटाइज रिएक्शन जो है वो हमारे पास डायरेक्ट रिएक्शन सनलाइट से, उसमें एक सैनिटाइजर एक्शन चाहिए भाई, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे मैं बात करता हूँ, जब हम बात करते हैं H2 की डिस्टिलेशन की, देखो भाई बेटा यहाँ पे बात होती है हमारे पास किसकी, एक H2 डिस्टिलेशन की। तो H2 डिस्टिलेट हो रहा है हमारे पास, किस में हो रहा है भाई, यहाँ पे H2 में हो रहा है। बट उसके लिए पहले अब रिएक्शन सीधा कि नहीं H2 लाइट को एब्जॉर्ब करे, नहीं, उसमें मरकरी जो होगा, मरकरी यहाँ पे फोटोसेंसिटाइजर है, और ये फोटोसेंसिटाइजर हमारे पास मरकरी जो है लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, पहले खुद एक्टिवेट होगा, उसके बाद ये ट्रांसफर करेगा इसको यहाँ पे हाइड्रोजन को, तब जाके हाइड्रोजन टूटेगा हमारे पास। यही एक्शन होता है। सबसे पहले सेंसिटाइजर हमारे पास सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, सेंसिटाइज हो जाएगा, उसके बाद वो ट्रांसफर करना चाहिए किसको भाई, रिएक्टेंट को। रिएक्टेंट हमारे पास खुद एक्टिवेट होगा, रिएक्टेंट फिर क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, देन इट अंडरगो चेंज। ये मैकेनिज्म है किसका, फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन का। अब कुछ कॉमन एग्जांपल, तो कॉमन एग्जांपल यहाँ पे देखो बताई है। अगर आप डिस्कशन कर रहे हो किसका, H2 का, अगर आप डिस्कशन करें H2 तो क्या चाहिए आपको, मरकरी चाहिए भाई,
अगर आप रिएक्शन कर रहे हो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 का और बना रहे हो आप फॉर्मल्डिहाइड प्लस ग्लाइकोजो, तब भी क्या चाहिए आपको? मरकरी चाहिए। थर्ड केस, अगर आप H2O2 को कंबाइन करें वाटर या हाइड्रोपेरोक्साइड में, तब भी क्या चाहिए आपको? तब भी मरकरी चाहिए। यहाँ पे फोटोसेंटाइजर्स हैं। क्लोरीन का डिस्टिलेशन करना, डिस्टिलेशन ऑफ ओजोन करना क्या चाहिए आपको? क्लोरीन चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अच्छा भाई, मिथाइल मिथाइल एजोमिथेन, इसको करेंगे तो यहाँ पे बेंजोफिनोन चाहिए आपको भी। यहाँ पे आइसोमराइजेशन ब्यूटेन करें, सिस से ट्रांस बनाना है, तो क्या चाहिए आपको भाई? सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए। फिर अगर डिकम्पोजिशन करना है ऑक्सैलिक एसिड, क्या चाहिए? यूराइल सल्फेट चाहिए भी आपको। यूराइल सल्फेट इज बेसिकली UO2SO4, ठीक है भाई। और फोर्सेंस करनी तो आपको क्लोरोफिल चाहिए भी यहाँ पे। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए। सबसे पहले एग्जांपल यहाँ पे मैंने पिकअप की, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 8 एग्जांपल बताई, तो इसमें क्लोरोफिल बता दी भाई। क्लोरोफिल सेंसिटाइज करे, क्लोरोफिल पास करे CO2 में, पहला केस भाई यहाँ पे। दूसरा केस यहाँ पे भाई मैंने पुट किया फिफ्थ रिएक्शन, तो इसमें जो आपका बेंजोफिनोन है, बेंजोफिनोन एक्टिवेट करेगा पहले खुद को, फिर उसके बाद ट्रांसफर करेगा हमारे पास एजोमीथेन में, और ये एजोमीथेन ब्रेक करेगा किसमें? हमारे पास आपका मिथाइल ग्रुप प्लस N2 में। वैसे हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड खुद एक्टिवेट होगा, हमारे पास बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड स्टॉल्ट, मतलब इसमें। उसके बाद ये सिस ब्यूटेन को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, और सिस ब्यूटेन जब एक्टिवेट हो जाएगा उसको सिस ब्यूटेन कन्वर्ट करेगा ट्रांस फिर खुद अपने आप को ट्रांस बनाएगा यहाँ पे। ऐसे यूराइल सल्फेट भी सनलाइट को एब्जॉर्ब करके यहाँ पे ये एक्टिवेट हो जाता है हमारे पास, और जब एक्टिवेट होगा तो ये रिएक्ट करेगा किसका? ऑक्सैलिक एसिड के साथ। ऑक्सैलिक एसिड को ब्रेक करेगा किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी पॉसिबल वाटर में, और खुद हमारे पास फिर 10-12 से फ्री हो जाता है नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेने के लिए भी। यहाँ पे हो गए यहाँ पे। अब लास्ट टॉपिक जो इसका है बेटा वो है फोटो इनिबिटर्स। देखो अब जैसे फोटो सैनिटाइजर्स होते हैं वैसे इमिटर होते हैं यहाँ पे, तो ये क्या करते हैं? क्वांटम यील्ड को कम करते हैं। सो ये हमारे पास क्वांटम यील्ड को कम करते हैं फोटो इनिबिटर। जैसे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं जब HCl बना रहा हूँ, अगर मैं वहाँ पे ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन लगा दूँ, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगा? इनिबिट करेगा किसको? यील्ड को। तो ठीक है, अब ये चेन रिएक्शन हमारे पास इसकी यील्ड मैक्सिमम होती है, तो उसको इनिबिट करता है। फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम क्या है यहाँ पे? जब भी एक फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रही है हमारे पास, उस केस में हमारे पास सेटअप होता है इक्विलिब्रियम भी हमारे पास, ठीक है, जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसको रेट ऑफ बैकवर्ड होगा हमारे पास। तो यहाँ पे ये बता सकते हैं। स्टर्न वॉल्मर इक्वेशन क्या है यहाँ पे भी? तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या? देखो इस इक्वेशन में हमारे पास आपका क्वांटम यील्ड ही आती है, ठीक है। तो क्वांटम यील्ड आपकी आएगी रेशो, ठीक है। तो अब ये क्वांटम यील्ड आपकी जो रेशो आ रही है यहां पे, क्लियर, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस KSV, और किसकी कंसंट्रेशन? Q की। Q यहां पे क्या? क्वेंचर है। और क्वेंचर क्या होता है? क्वेंचर जो हमारे पास फ्लोरेसेंस को स्टॉप करता है, ठीक है। तो यहां पे आपकी क्वांटम यील्ड ऑफ क्वेंचर एंड क्वांटम यील्ड एट विदाउट क्वेंचर इज इक्वल टू 1 प्लस KSV, और KSV यहाँ पे क्या? स्टर्न वॉल्मर कांस्टेंट है यहाँ पे, इतना याद रखना यहाँ पे। तो ये आपके एक हमारे पास है आपका जो यहाँ पे लिखा भाई, ये आपका लिखा ये क्वेंचर के प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर, ठीक है, और दूसरा एब्सेंस ऑफ क्वेंचर। तो भाई याद रखना रेशियो ऑफ दी क्वांटम यील्ड इन प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर अपॉन रेशियो ऑफ क्वांटम यील्ड इन एब्सेंस ऑफ क्वेंचर इज इक्वल टू 1 प्लस KVS, और कंसंट्रेशन ऑफ क्वेंचर आती है यहाँ पे। तो ये याद रखना यहाँ पे क्वेंचर एक ऐसा सब्सटेंस जो फ्लोरेसेंस को स्टॉप करता है। अब केमिकल एक्टिनोमीटर क्या होते हैं यहाँ पे? ये वो होते हैं जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को स्टडी करते हैं कि कितना इंटेंसिटी हमारे पास एब्जॉर्ब हुआ, वो स्टडी करते हैं। तो इसमें एग्जांपल आती है हमारे पास किसकी भी? यूरेनल ऑक्सलेट की। ये एक्टिनोमीटर है हमारे पास जिसमें 0.05 मोलर ऑक्सैलिक एसिड होता है और 0.01 मोलर यूरेनल सल्फेट होता है भाई यहाँ पे, ये याद रखना यहाँ पे। उसके बाद भी ल्यूमिनेंस क्या भाई? तो ये प्रोडक्शन ऑफ वाइट लाइट हमारे पास है। और क्यूमुलेंस क्या है यहाँ पे? तो ये भी लाइट निकलती है जैसे हमारे पास ग्लो वार्म लाइट का, तो वही हमारे पास होती है। ये कुछ टर्म्स हमारे पास साथ में है। तो ये चैप्टर हमारे पास फिनिश हो जाता है। आई होप कि ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल लगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैविंग द पेशेंस। नेक्स्ट टाइम वी कम अप विद द अदर पार्ट ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स। थैंक यू सो मच।